So hello everyone, welcome back to this lecture series of fluid mechanics. This is lecture number 7 of the fluid mechanics, and in this lecture we are going to study the topic viscosity. This is the first in general property of liquid, or you can say the fluid, which we have to study. Basically, this topic contains both theory and numerical parts, so it is very important as per according to your syllabus and as per your competitive examinations. So kindly focus on this lecture, and if you want to study the previous topics or basics of this lecture, you can also attend the previous lecture of this series. So let's start the topic viscosity. तो देखिए दोस्तों, विस्कोसिटी आप सभी लोग कहीं ना कहीं पढ़े होंगे पहले, जो लोग भी इंटरमीडिएट किए हुए हैं तो कहीं ना कहीं उन्होंने फिजिक्स में इस टॉपिक को पढ़ा होगा, लेकिन मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो विस्कोसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कह सकते हो कि किसी भी लिक्विड के मूवमेंट को रेजिस्टेंस ऑफर करती है। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर कोई लिक्विड फ्लो कर रहा होता है तो उस लिक्विड को कह सकते हो कि फ्लो करते वक्त जो उसके मूवमेंट को रोकता है, मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी भी फ्लूइड के मूवमेंट को रोकती है या रुकावट पैदा करती है, उसको हम लोग विस्कोसिटी कहते हैं। ठीक है, अगर हम डिफिनीशन जानना चाहें तो लिख सकते हैं हम लोग कि विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड विच ऑफर रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ द फ्लूइड ओवर अनदर एडजेसेंट लेयर। मतलब कहने का ये है कि जब कोई एक लेयर कहीं फ्लो कर रहा होगा तो या तो उसके नीचे वाला या उसके ऊपर वाला उसको रोक रहा होगा फ्लो होने से, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग विस्कोसिटी कहते हैं। हिंदी में आप लोग अगर पढ़े होंगे तो कहीं ना कहीं इसको श्यानता नाम से कहा जाता है, कहीं ना कहीं इसको आप देखे होंगे कि श्यानता वर्ड आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। ठीक है, अगर हम विस्कोसिटी को ऐसे सिंपल अगर मैं लिख रहा हूँ जो मैंने बताया है, तो डिफिनीशन अगर लिखना चाहो it is a property which offers resistance to the movement of one layer of fluid over another adjacent layer of fluid। ठीक है, यहाँ एक वर्ड यूज हो रहा है एडजेसेंट। जिनको इनका मतलब नहीं पता है वो ये जान लीजिए कि एडजेसेंट का मतलब होता है कि ठीक उसके बगल वाला। जैसे अगर हम कोई नंबर लिखते हैं ना 1 2 3 4 5, तो अगर हम ये पूछें कि 3 नंबर जो है यानी 3 का एडजेसेंट कौन होगा, तो 3 का एडजेसेंट 2 होगा और 4 होगा। ठीक है, 1 3 का एडजेसेंट नहीं है और 5 3 का एडजेसेंट नहीं है। एडजेसेंट का मतलब ये हुआ सिंपल एडजेसेंट का कि जो ठीक उसके बगल में है। ठीक है, मतलब जस्ट उसके नीचे, जस्ट उसके ऊपर या जस्ट उसके साइड में। इसकी बात करेंगे तो एडजेसेंट का मतलब अगर 3 है तो 3 का एडजेसेंट 2 भी होगा और 4 भी होगा, लेकिन 1 और 5 नहीं होगा। तो इसका मतलब ये होता है एडजेसेंट का कि ठीक उसके बगल वाला या ठीक उसके मतलब जस्ट उसके नेक्स्ट लेयर जो होगी। ठीक, तो डिफिनीशन क्या कह रहा है कि जो एक दूसरे लेयर के बीच में रेजिस्टेंस ऑफर करता है उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं विस्कोसिटी। तो अगर इसको आप प्रैक्टिकली किसी एग्जांपल से टैली करना चाहो कि एग्जांपल के तौर पे हमें इसे कैसे समझ सकते हैं, तो एग्जांपल पे आप देख सकते हो यहाँ पे कि जैसे बहुत से आपके डेली लाइफ में एग्जांपल्स हैं। जैसे आप वाटर को फ्लो करा लो, ठीक है, आप हनी फ्लो करा लो, वहाँ पे आप ब्लड फ्लो करा लो,
आप कोई सिरप फ्लो करा लो, कोई ऑयल फ्लो करा लो, ठीक है। मतलब n नंबर ऑफ आपके पास फ्लूइड्स हैं जिससे आप विस्कोसिटी को समझ सकते हो। अभी मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, वाटर, हनी, ब्लड, सिरप, ऑयल। तो अब देखो, जो मैं प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूँ उसका मैंने बताया था ना कि आपको कहीं ना कहीं फ्लूइड में एक जरूरत पड़ती है उन्हें डिफरेंशिएट करने की, इसलिए हम प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आप देखो कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होगी जो इन सब के नेचर को अलग अलग डिफाइन कर रही होगी। भाई पानी भी आपका लिक्विड है, हनी यानी शहद भी आपका लिक्विड है, ब्लड भी लिक्विड है, सिरप भी लिक्विड है, ऑयल भी लिक्विड है, यानी सब के सब फ्लूइड हैं और सारे के सारे लिक्विड की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अब ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो इन सबको अलग रखे हुई है एक दूसरे से? तो यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है विस्कोसिटी। मतलब कहने का ये है कि अब अगर आप फ्लो कराओ, अगर आपको कुछ नहीं पता है विस्कोसिटी के बारे में, तो आप ऐसे समझो कि अगर हम इनको फ्लो कराते हैं किसी भी चैनल में, किसी सिस्टम में, तो सबसे स्लो मूवमेंट किसका होगा या सबसे फास्ट मूवमेंट किसका होगा? तो आप कहोगे कि सर वाटर और ऑयल हैं वो बहुत तेज मूव करेंगे, ठीक है, और ब्लड हो गया, हनी हो गया, सिरप हो गया, इनकी मूवमेंट थोड़ी थोड़ी स्लो होती जाएगी। जैसे हनी सबसे स्लो फ्लो करेगा। भाई आपके घर में शहद का डिब्बा होगा, आप ओपन करते हो, जब उसको टिल्ट करोगे, उसी डब्बे में पानी रख लो तो पानी हल्का टिल्ट करोगे तुरंत पानी बाहर आ जाएगा। लेकिन हनी अगर डब्बे में रखा हुआ है तो वो उतना तेजी से बाहर नहीं निकल के आएगा। क्यों? क्योंकि उसके जो मूवमेंट है उनके लेयर्स के बीच में काफी ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी है जो इन सारे लिक्विड्स को डिफरेंशिएट करती है कि भाई नहीं, सारे लिक्विड एक ही हैं लिक्विड कैटेगरी में, लेकिन सबकी प्रॉपर्टी अलग अलग है, ठीक। मतलब कहना, अगर हम सिंपल लेमन लैंग्वेज में कहें कि जो जितना गाढ़ा लिक्विड होगा, जितना थिक लिक्विड होगा, वो उतना ज्यादा विस्कस होगा, ठीक। आप कोई भी लिक्विड ले लो, सबके पास कहीं ना कहीं विस्कोसिटी होती है। पानी को हम मान लेते हैं कि नॉन विस्कस, लेकिन उसकी विस्कोसिटी होती है, ये नियर अबाउट 1 सेंटीपॉइज होता है या 0.01 पॉइज होता है पानी का 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। लेकिन क्योंकि आइडियल फ्लूइड हमारे पास कोई है नहीं, क्योंकि आइडियल फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड होता है जिनके पास विस्कोसिटी ना हो, तो ऐसा कोई फ्लूइड हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं है जिसको हम कह सकते हो इनविसिड कह लें या कह सकते हो कि नॉन विस्कस फ्लूइड कह सकते हैं। क्योंकि सारे फ्लूइड हैं उनमें कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लगता है फ्लो होने के लिए। जैसे आप कोई भी फ्लूइड फ्लो कराओगे उनके अंदर थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस होगा। अब ये जो विस्कोसिटी है ये होता क्यों है? तो इसको अगर ऑब्जेक्टिव पूछेगा आपसे तो लिख सकते हो ड्यू टू, या मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। विस्कोसिटी occurs due to cohesion, ठीक है। मतलब कहने का ये हुआ सिंपल कि कोहेशन की वजह से विस्कोसिटी आपकी होती है। कोहेशन मतलब क्या होता है? कह सकते हो ऐसे सिंपल लैंग्वेज में, बॉन्डिंग बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स, इसको हम लोग कोहेशन कहते हैं। मतलब जैसे पानी है तो पानी के सारे पार्टिकल, सारे मॉलिक्यूल्स आपस में बाइंड होंगे, ठीक है। तो जो उनका इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ होगा वही डिफाइन होता है एज अ विस्कोसिटी से। जैसे शहद है, शहद का इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग है एज कंपेयर टू वाटर, तो वो जो इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ है ना, उसी को हम लोग यहाँ पे टेक्निकली विस्कोसिटी कहते हैं। कि वो जो इंटरमॉलिक्यूलर रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है, जो रोके रखा है, क्योंकि भाई देखो सारा का सारा एक ही कह सकते हो कंटिन्यूम में है, एक लेयर को अलग खींचोगे तो दूसरा लेयर उसको अपोज करेगा आगे बढ़ने के लिए। तो वही चीज है कि सिंपल जितना उसका कोहेसिव बॉन्ड ज्यादा है उसमें उतनी कह सकते हो कि विस्कोसिटी आपकी ज्यादा होगी। अब एक वर्ड और है आपका, कोहेशन हो गया। तो कुछ लोग कंफ्यूज होंगे सर कोहेशन और एडेशन क्या होता है, तो वो भी यहाँ जान लीजिए। कोहेशन का मतलब होता है साथ में, मतलब एक साथ के मॉलिक्यूल के बीच की जो बॉन्डिंग होगी उसको हम लोग कोहेशन बोलेंगे। एडेशन का मतलब होता है कि किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, जैसे आप लोग टीवी में ऐड देखते हो
फेविकोल के बारे में, तो फेविकोल का ऐड क्या आता है, नंबर 1 एडेसिव लिख के आता है। तो एडेसिव का मतलब क्या हुआ कि किसी दूसरे पार्टिकल से उसको ज्वाइंट करना। जैसे फेविकोल यूज करके आप फेविकोल नहीं जोड़ते हो, आप क्या करते हो, फेविकोल से आप अपना कोई कार्डबोर्ड है, एक आप कह सकते हो कि वुड है, प्लाईवुड है, इन सबको चिपकाते हो, आप पेस्ट करते हो। तो वहाँ क्या होता है कि फेविकोल अलग मटेरियल है, पेपर कार्डबोर्ड ये अलग मटेरियल है, वुड अलग मटेरियल है। तो जहाँ पे बॉन्डिंग अलग मटेरियल से हो रही होगी, अलग मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स होंगे, वहाँ एडेसिव वर्ड यूज होगा। और जहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल के बीच की बात होगी, वहाँ पे हम लोग उसको कोहेसिव वर्ड यूज करेंगे। तो विस्कोसिटी के लिए सिर्फ और सिर्फ कोहेसन ही जिम्मेदार होता है, एडेशन जिम्मेदार नहीं होता है। अब एसएससी जेईई में एक क्वेश्चन इसका आया हुआ था कि विस्कोसिटी ऑफ ऑकर्स ड्यू टू, उसमें दिया था एडेसिव ओनली, कोहेसन ओनली, बोथ एडेशन एंड कोहेसन, या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो वहां ऑब्जेक्टिव में आप क्या टिक करोगे, कोहेसन ओनली। ठीक है, कोहेसन की वजह से विस्कोसिटी होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है, तो इसको आप लोग जरूर कहीं ना कहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको नोट कर लीजिएगा। अब मैं जो बताना चाह रहा था आप लोगों को विस्कोसिटी के बारे में, तो मैंने डेफिनेशन बता दिया आपको कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या चीज इसको हम टेक्निकली डिफाइन कर सकते हैं। अब इतना समझ में आ गया कि विस्कोसिटी हम किस चीज को कह रहे हैं। ठीक है, मतलब एबिलिटी ऑफ फ्लो को सिंपल आप विस्कोसिटी के नाम से जान सकते हो कि जो जितना जल्दी फ्लो करेगा उसकी विस्कोसिटी उतनी कम होगी, और जो जितना लेट फ्लो करेगा उसकी विस्कोसिटी उतनी ज्यादा होगी। तो एक टेक्निकल कह सकते हो कि एज ए लेमैन आप समझना चाहो तो आप ऐसे कह सकते हो कि सर कोई भी लिक्विड कितनी आसानी से फ्लो करता है ये उसकी विस्कोसिटी पर डिपेंड करता है। ठीक, तो ये एक आप कह सकते हो कि किसी को समझाना हो कि उसको नहीं समझ में आ रहा है इतना टेक्निकल पॉइंट, तो आप ऐसे कह सकते हो कि भाई कोई भी लिक्विड है, कोई भी फ्लूइड है, अगर उसको फ्लो कराना है, ये गैस में भी एप्लीकेबल होता है, ऐसा नहीं गैस में नहीं लगता है। मैं बार बार लिक्विड यूज कर रहा हूँ क्योंकि लिक्विड को आप लोग प्रैक्टिकली डेली यूज करते हो, ऐसा नहीं है कि आप ये गैस में एप्लीकेबल नहीं है, गैस में भी इक्वली एप्लीकेबल है, लेकिन गैसेस आप उतना प्रैक्टिकली इसको एनालाइज नहीं कर पाओगे। जैसे मैं रेडॉन और हाइड्रोजन कंपेयर करूंगा तो आप कहोगे सर पता नहीं क्या कैसे पार्टिकल वेरी करता है, लेकिन हाँ शहद और वाटर दोनों सभी लोग यूज किए होगे, ब्लड सभी लोग देखे होगे, मिल्क सभी लोग देखे होगे। ठीक है, तो इसलिए मैं समझा रहा हूँ ताकि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे मैं बताना चाह रहा था आप लोगों से कि सिंपल एबिलिटी टू फ्लो के ऊपर आप इसको डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे इसी के बारे में कि जब ये रेजिस्टेंस ऑफर करेगा तो ये क्या जनरेट करेगा। तो अगर इसको ऐसे समझो तो ये रेजिस्टेंस ऑफर करके किस तरीके से मूव कर रहा है, तो हमें एक वेलोसिटी प्रोफाइल समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक हम यहाँ बनाते हैं, वेलोसिटी प्रोफाइल। इसमें क्या होता है कि दो एक्सिस ली जाती है, एक आपका वाई एक्सिस, एक आपका एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे हम लोग u ले लेते हैं, बेसिकली वेलोसिटी का हम लोग जो ऑर्डिनेट है उसको x पे मान लेते हैं, और y जो है y एक्सिस पे हम डेप्थ ऑफ फ्लो लेते हैं। तो यहाँ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आप लोग डेप्थ ऑफ फ्लो। ठीक, अगर हम किसी भी लिक्विड या किसी भी फ्लूइड के ऊपर हम अगर वेलोसिटी प्रोफाइल ड्रॉ करते हैं तो वो वेलोसिटी प्रोफाइल एक तरीके से जीरो से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहता है। ठीक है, एक यहाँ पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि सरफेस पे किसी भी फ्लूइड की वेलोसिटी जीरो होती है। ठीक है, मैं उस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ, वो मैं आगे अभी जब बाउंड्री लेयर पढ़ाऊंगा लास्ट यूनिट में तो वहां इसको हम अच्छे तरीके से समझ लेंगे। लेकिन आप इतना अभी समझिए कि किसी भी कॉन्टेक्ट सरफेस पे जो वेलोसिटी ऑफ लिक्विड होती है या फ्लूइड होती है वो जीरो होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्लूइड के अंदर एडेसिव प्रॉपर्टी होती है और वो सरफेस से स्टिक कर जाता है, इसी को हम लोग बाउंड्री लेयर कहते हैं। ठीक है, तो देखो अगर ऐसे समझो प्रैक्टिकल लाइफ में, तो आप कितना भी इंक्लाइंड सरफेस रखो, मान लो ऐसे आपका हाथ है, आप ऐसे वर्टिकल कर दिए 90 डिग्री, अगर इस पे आप पानी गिराओगे ना तब भी आपके हाथ के ऊपर कहीं ना कहीं पानी का मॉलिक्यूल रुक जाएगा आकर के। आप टेबल है, टेबल को ऐसे वर्टिकल कर दो, आप उसे पानी जब फ्लो कराओगे तो कहीं ना कहीं उस टेबल के ऊपर पानी का कुछ पार्टिकल रुका रहेगा। आप अगर देखो कभी कोई भी बर्तन ले लो, कोई भी कंटेनर ले लो, अगर उस पर आप कोई लिक्विड फ्लो कराते हो
तो कुछ लिक्विड का हिस्सा वहां पे जरूर रुक जाएगा, चाहे वो स्लोप 0 डिग्री रखा हो, चाहे वो स्लोप 90 डिग्री रखा हो। ठीक है, मतलब क्या हुआ, सरफेस पे वेलोसिटी 0 होती है क्योंकि सरफेस पे रेजिस्टेंस मैक्सिमम ऑफर हो जाता है वहां पे। ठीक है, जिसको हम लोग नो फ्लो कंडीशन भी कहते हैं। ये सब मैं आगे बताऊंगा आपको। तो हम स्टार्ट करते हैं जब कोई लिक्विड 0 डेप्थ पे है, मतलब एक ऐसे कंटेनर है। ठीक है, इस कंटेनर में ये आपका वर्टिकल हाइट है जिसको हम लोग डेप्थ ऑफ फ्लो कह रहे हैं, मतलब इतना पानी ऐसे रखा हुआ है। तो यहाँ पे जो लिक्विड होगा वो सरफेस से अटैच होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों पॉइंट हमारा 0 0, यानी डेप्थ भी 0 और वेलोसिटी भी 0। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाओगे वैसे फ्लो आपका तेज होते जाता है। जैसे आप कोई चैनल में देखो तो सरफेस से जितना ऊपर जाओगे उतना उसका फ्लो ज्यादा होते जाता है। ठीक है, तो जैसे हम इसको अगर प्लॉट करेंगे तो सरफेस ऐसे ऊपर बढ़ेंगे, हमारा वेलोसिटी प्रोफाइल ऐसे इस तरीके से स्टीप होते जाएगा धीरे 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 इस तरीके से। ठीक है, ये आपका वेलोसिटी प्रोफाइल है, मतलब इसको टेक्निकल लैंग्वेज में कह सकते हो आप लोग वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डेप्थ ऑफ फ्लो। डेप्थ ऑफ फ्लो के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी का वेरिएशन होता है उसको हम लोग वेलोसिटी प्रोफाइल कहते हैं। तो फ्लूइड के लिए ऐसे ही बनता है, आगे थोड़ा और हम डीप में पढ़ेंगे तो अभी उस पर नहीं जाते हैं, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उस पर समझते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई एक लिक्विड है जिसपे हमने वेलोसिटी प्रोफाइल ड्रॉ किया, तो 0 से उठ के ऐसे गया ये यहाँ पे। ठीक है, मान लो कोई वैल्यू है यहाँ पे कुछ भी। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लेयर सपोज कर लेते हैं। एक आपका यहाँ पे दिस इज लेयर 1 और एक लेयर हम लोग यहाँ मान लेते हैं दिस इज लेयर 2। ठीक, लेयर 1 का जो डिस्टेंस होगा वो आपका हो जाएगा y1 और लेयर 2 का डिस्टेंस जो होगा वो हो जाएगा आपका y2। ठीक, अब y1 माइनस y2 जब निकालोगे तो मान लेते हैं कि दोनों लेयर के बीच का थिकनेस है वो मान लेते हैं हम लोग dy। तो यहाँ लिख लीजिएगा dy क्या हो जाएगा आपका y2 माइनस y1, यानी ऐसे थिकनेस या सेंस ये कह सकते हो डेप्थ बिटवीन 2 लेयर्स, मतलब कितनी दूरी है, डिस्टेंस बिटवीन 2 लेयर्स कह सकते हो dy। डेप्थ की बजाय डिस्टेंस लिखो यहाँ पे, क्योंकि न्यूमेरिकल में डिस्टेंस ही दिया रहेगा। ठीक, अब देखो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो भाई, देखो यहाँ 0 0 था, वेलोसिटी इतनी है, यहाँ y1 हुआ, वेलोसिटी यहाँ पहुंची, यहाँ y2 हुआ, वेलोसिटी यहाँ पहुंच गई, तो वेलोसिटी बढ़ते जा रही है डेप्थ के साथ साथ। तो यहाँ पे क्या होगा कि लेयर 1 पे अगर वेलोसिटी आपकी स्मॉल u थी तो लेयर 2 पे कुछ बढ़ जाएगा तो u प्लस du हो जाएगा। और ये du क्या चीज है, जो इसकी वेलोसिटी इसके और इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये वाला पार्ट, दिस इज योर du, यानी चेंज इन वेलोसिटी। du आपका हो गया चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, मतलब एक लेयर से दूसरे लेयर के बीच की वेलोसिटी में कुछ चेंज आना। अगर ये चेंज 0 होता है तो वो लिक्विड आपका इनविस्कस या कह सकते हो इनविसिड हो जाएगा, या हैविंग 0 विस्कोसिटी हो जाएगा। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर किसी फ्लूइड की विस्कोसिटी 0 हो जाती है तो वहां पे क्या होगा कि उस लिक्विड के सारे लेयर्स की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जैसे कहने का मतलब है कि 10 लेयर ऑफ लिक्विड रखे हैं और उन 10 लेयर के बीच में कोई भी बॉन्डिंग नहीं है, समझ रहे हो, कोई भी बॉन्डिंग नहीं रखी गई है, तो 10 के 10 लेयर सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे। लेकिन अगर उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग काम कर रहा होगा
तो 10 लेयर्स में आपको हर एक लेयर पे अलग अलग वेलोसिटी देखने को मिल सकती है। तो ये डायग्राम किसी भी एक प्रैक्टिकल फ्लूइड का है, ठीक है। जो ये वेलोसिटी प्रोफाइल डाला गया है, हम लिख सकते हैं कि किसी भी एक प्रैक्टिकल फ्लूइड के लिए हम लोग यहाँ पे इसको बना रहे हैं, जो भी हमारा अवेलेबल होगा, ठीक है। मतलब हर कोई भी फ्लूइड है वो हमेशा उसमें कहीं ना कहीं विस्कोसिटी होगी। तो दो लेयर्स के बीच में कहीं ना कहीं आपको कह सकते हो कि विस्कोसिटी देखने को मिलेगा। एज अ रिजल्ट लेयर 1 की वेलोसिटी u है, लेयर 2 की वेलोसिटी u प्लस du हो जाएगी, ठीक। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, du इज द चेंज इन वेलोसिटी, और ये du जो चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है ये ड्यू टू विस्कोसिटी आ रहा है, क्योंकि विस्कोसिटी ही क्या कर रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, और इसी रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पे चेंज आ रहा है, ठीक। अब मैं यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि ये जो चेंज निकल के आ रहा है इसकी वजह से होगा क्या। मैं थोड़ा सा इसको ये लाइन मिटा रहा हूँ, बॉन्डिंग बिटवीन सेम मॉलिक्यूल मतलब कोहेशन होता है, तो ये मिटा देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्पेस पे आपको समझाना है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी आपने ये समझा कि दो लेयर लिया गया किसी भी फ्लूइड का, लेयर 1 की वेलोसिटी u है, लेयर 2 की वेलोसिटी u प्लस du है, यानी दोनों का डिफरेंस आ गया du, और दोनों के बीच का डिस्टेंस आ गया dy, ठीक। और ये क्यों आया है, क्योंकि विस्कोसिटी की वजह से। अगर विस्कोसिटी नहीं होता तो ये लाइन हमें ऐसे स्ट्रेट मिलती है, एकदम सीधे, जो वेलोसिटी प्रोफाइल है वो स्ट्रेट होगा। तो कभी कभी आपके एसएससी जेईई के एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आया हुआ है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड से, कि अगर नॉन विस्कस फ्लूइड है तो वेलोसिटी प्रोफाइल कैसे बनेगा। तो वेलोसिटी प्रोफाइल उसका वर्टिकल बनता है एकदम, ठीक है। एक्स एक्सिस से वो वर्टिकल बनेगा, वाई एक्सिस पे कोई भी डेविएशन नहीं आता है, मतलब वाई के पैरेलल और एक्स से परपेंडिकुलर, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, नॉन विस्कस फ्लूइड का जो वेलोसिटी प्रोफाइल डायग्राम होता है वो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस होता है और पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है, उसमें कोई भी वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब हम आते हैं विस्कोसिटी के ऊपर, जो चीजें मैं बता दिया उसको रिलेट करता हूं ताकि इसका हम लोग फॉर्मूला डिराइव कर सकें। तो देखो, इन दो लेयर्स के बीच में कुछ रुकावट है, रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस की वजह से उसमें स्ट्रेस जनरेट होता है, ठीक है। ये जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है इसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं एक कह सकते हो कि जो ये विस्कोसिटी है ये आपका कह सकते हो अप्लाइज आपका एक तरीके से। अब आप बताओ कि दो लेयर ऐसे जा रहे हैं, एक लेयर उसको रोक रहा है, दूसरा आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ स्ट्रेस आएगा। स्ट्रेस कब आएगा, जब आप किसी चीज को बाई फोर्स चेंज करने की कोशिश करोगे। जब भी हम किसी का फेस चेंज करने की कोशिश करेंगे तो फेस चेंज में आपका कहीं ना कहीं स्ट्रेस इंड्यूस होगा। तो अब स्ट्रेस इंड्यूस हुआ तो यहाँ पे बताओ ऐसे लग रहा है कौन सा स्ट्रेस आएगा, नॉर्मल स्ट्रेस की टेंजेंशियल स्ट्रेस, सरफेस के अलॉन्ग फोर्स लग रहा है, तो स्ट्रेस जनरेट कौन सा होगा, नॉर्मल या टेंजेंशियल। देखो नॉर्मल का मतलब जब वर्टिकल आएगा तब नॉर्मल स्ट्रेस लगेगा, यहाँ पे क्या होगा, दोनों फोर्स अलॉन्ग द सरफेस लग रहे हैं, तो यहाँ पे विस्कोसिटी अप्लाइज शियर स्ट्रेस, ठीक है, दैट इज टाउ। और ये शियर स्ट्रेस क्या होगा, लेयर 1 लेयर 2 पे अप्लाई करता है, लेयर 2 लेयर 1 पे अप्लाई करता है। ये लिख लीजिएगा यहाँ पे, लेयर 1 applies shear stress on layer 2 and layer 2 applies the same on layer 1। मतलब कहने का ये हुआ कि लेयर 1 लेयर 2 पे शियर स्ट्रेस अप्लाई करेगा और लेयर 2 लेयर 1 पे शियर स्ट्रेस अप्लाई कर रहा होगा, ठीक। तो ये दोनों मिलके शियर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे टाउ, और इस शियर स्ट्रेस की वजह से चेंज क्या आ रहा है, इस रेजिस्टेंस की वजह से क्या दिख रहा है, एक du और एक आपका dy, दो चीज दिख रही है। वेलोसिटी में चेंज आ गया, ठीक है, और कितनी दूरी पे चेंज आया है, दूरी क्या है dy। तो यहां से निकल के आता है, इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखना चाहें, ठीक है, तो मैथमेटिकली हम लोग इसमें लिख सकते हैं यहाँ पे सिंपल ऐसे कि
टाउ इज प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी वाई, ठीक है। और ये डी यू अपॉन डी वाई है ना, इसको आप लोग यहां जान जाइए, डी यू अपॉन डी वाई को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। एक नाम इसका वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है, और रेट ऑफ shear डिफॉर्मेशन दूसरा नाम, तीसरा नाम होता है रेट ऑफ shear स्ट्रेन। तो डी यू अपॉन डी वाई के तीन नाम होते हैं, न्यूमेरिकल में इसकी जरूरत पड़ती है क्योंकि वो वेलोसिटी ग्रेडियंट की वैल्यू नहीं देता है, ठीक है। तो तीन नाम में से कोई भी एक यूज कर सकता है। एक तो पहला डी यू अपॉन डी वाई वेलोसिटी ग्रेडियंट, क्योंकि ये वेलोसिटी का ही स्लोप है, ठीक, उसी का ग्रेडियंट हो गया डी यू अपॉन डी वाई, यानी थीटा निकालते हो आप लोग, ठीक। इसके बाद इसी का क्या नाम कह सकते हो, रेट ऑफ shear डिफॉर्मेशन, मतलब ये shear ऐसे लग रहा है shear एक्शन, तो रेट ऑफ shear डिफॉर्मेशन भी वही हुआ डी यू अपॉन डी वाई। या रेट ऑफ shear स्ट्रेन, मतलब जो चेंज आया एक दूसरे लेयर के बीच में, कुछ चेंज आया मूवमेंट की वजह से, तो वो जो चेंज आएगा उसको हम कहेंगे रेट ऑफ shear स्ट्रेन। तो ये तीन नाम इसके हैं डी यू अपॉन डी वाई के। तो ये अब आपको प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है, जो ये प्रोपोर्शनल साइन है इसको जब हटाएंगे, अब देखो हटाने का तरीका क्या होगा, बस shear स्ट्रेस इंड्यूस हुआ विस्कोसिटी की वजह से, और उस विस्कोसिटी की वजह से क्या आया, डी यू अपॉन डी वाई का इफेक्ट आया। अगर विस्कोसिटी नहीं होती तो ये 1 हो जाता कट के, ठीक है, कोई वैल्यू ही नहीं आती इसकी, ना तो shear स्ट्रेस इंड्यूस होता वहां पे। तो ये दोनों किसके वजह से आ रहे हैं, ये दोनों आ रहे हैं विस्कोसिटी की वजह से। तो हम इसको लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई, और यहाँ पे जो आपका म्यू होगा ये आपका हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, दो लेयर के रेजिस्टेंस की वजह से टाउ जनरेट हुआ है, जिनकी वजह से डी यू अपॉन डी वाई इफेक्टिव हुआ है। ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनल हैं, और दोनों का मतलब ये हुआ कि दोनों जो एक तरीके से डेवलप हुए हैं वो ड्यू टू विस्कोसिटी हुए हैं। तो इसलिए यहाँ एक प्रोपोर्शनलिटी लगा करके हटा करके हम इक्वल टू ले लेते हैं, और हम कोफिशिएंट लगा लेते हैं म्यू का, तो हो जाएगा टाउ बराबर म्यू डी यू अपॉन डी वाई, ठीक। टाउ बराबर म्यू डी यू अपॉन डी वाई, और ये जो म्यू होता है ये होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इन जनरल इसको विस्कोसिटी कहते हैं, लेकिन टेक्निकली ये जो कहते हैं ना म्यू लिखा गया है इसको, तो इसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी। दो विस्कोसिटी हमें पढ़नी है, एक डायनेमिक विस्कोसिटी, एक काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक वाला न्यू से लिखा जाता है, वो अभी यहाँ नहीं बताऊंगा, अगले लेक्चर में बताऊंगा इसको, यहाँ भी मैं उसको इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ। तो अभी इतना जानो कि म्यू अगर है तो डायनेमिक विस्कोसिटी, और अगर ऐसे कहीं न्यू लिखा हुआ है तो न्यू होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो अभी आप डायनेमिक पढ़ रहे हो तो मैं अभी उस पर चलता हूँ, क्योंकि इन जनरल जो भी न्यूमेरिकल आएंगे उसमें विस्कोसिटी अगर पूछता है तो डायनेमिक ही मैक्सिमम निकल के आता है। काइनेमेटिक के लोग खुद डिक्लेयर कर देगा फाइंड आउट द काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। अगर वो सीधे कहता है कि फाइंड आउट द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, तो वो डायनेमिक ही पूछ रहा है, क्योंकि इन जनरल डायनेमिक ही निकाला जाता है। काइनेमेटिक के लिए आपको डायनेमिक निकाल के डेंसिटी डिवाइड करना पड़ता है, तो वो मैं अगले लेक्चर में कवर करूंगा। तो अभी हम इसी पे फोकस करते हैं कि ये जो म्यू निकल के आया ये कितना होगा, इसकी यूनिट्स क्या क्या होंगी। तो यहाँ से अगर हम म्यू की वैल्यू निकालें तो क्या निकल के आएगा ये बताओ। म्यू इज इक्वल टू टाउ अपॉन डी यू अपॉन डी वाई। म्यू इज इक्वल टू टाउ अपॉन डी यू अपॉन डी वाई। यहाँ से हम विस्कोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल टॉपिक है, बट ऑब्वियस है कि इसके ऊपर न्यूमेरिकल कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए ये चीज फार्मूले दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है इसका डायमेंशन यानी यूनिट। तो वो मैं इस टॉपिक के अभी आप नोट कर लो, फिर मैं उसके यूनिट के ऊपर आता हूँ, ठीक है। इन जनरल अगर आप ऐसे निकालोगे तो ये आपका निकल के आता है, अगर एसआई सिस्टम की बात करो तो जो इसकी यूनिट आएगी वो आपकी आती है न्यूटन सेकेंड पर
मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर आपका एसआई सिस्टम में इसका यूनिट आता है। ठीक है, या इसको हम लोग कहीं ना कहीं पास्कल सेकंड भी कहते हैं। अभी मैं डिटेल में बताता हूँ इसको कैसे ये निकल के आ रहा है, तो ये मैं भी लिख देता हूँ यहाँ पे, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग एक दो पॉइंट इसमें और ही बताना है आपको, फिर हम लोग यूनिट्स के ऊपर चलेंगे ताकि यूनिट से आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आपके कंपटीशंस में किसी भी एग्जाम में यूनिट ज़्यादा ट्विस्ट करता है। कहीं भी आपको विस्कोसिटी न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में नहीं मिलती है, वो या तो पॉइज में दिया होता है या सेंटीपॉइज में दिया होता है। ठीक है, तो वो अभी मैं क्लियर करता हूँ इसके बाद, तब तक आप इतना नोट कर लो कम से कम। ठीक है, नोट हो गया सभी लोगों का। और इस पे एक पॉइंट और है जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के पर्पज से, ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के पर्पज से, किसी भी कंपटीशंस के लिए। तो मैं ये नीचे का वेलोसिटी प्रोफाइल से रब कर रहा हूँ, बाकी चीज़ें मैं उसी के शुरू रहने देता हूँ वैसे ही, कितने स्पेस में ये आपको हो जाएगा आई थिंक। ठीक है, ये पॉइंट तो क्लियर है, ऑफर्स ड्यू टू कोहेशन। एक पॉइंट और है कि किसी भी फ्लूइड पे अगर हम विस्कोसिटी की बात करें तो विस्कोसिटी जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि अगर हम किसी फ्लूइड के ऊपर टेम्परेचर का वेरिएशन रखें, मतलब किसी फ्लूइड का अगर हम टेम्परेचर वेरी कराएं तो उससे विस्कोसिटी में क्या कह सकते हो कि रिजल्ट आ सकता है या क्या चेंज आएगा। ठीक है, या नो चेंज होगा। तो आप जनरल सोचो कि जैसे ब्लड है या हनी है या कोई भी सिरप है, जैसे देखते हो कि रखे रखे वो जम गया है। जैसे आप लोग नॉर्मली बटर यूज़ करते हो, तो बटर क्या रखे रखे जम जाता है, उसको हीट करते हो तो वो फ्लो करना शुरू करता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल बटर सभी ने यूज़ किया होगा, जैसे ही आप उसको हीट करते हो उसकी मेल्टिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर हम किसी लिक्विड की बात करें तो लिक्विड पे अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज करती है। आप लोग देखे होंगे जो भी लिक्विड जम जाता है हम उसको हीट कर देते हैं तो वो तुरंत मेल्ट होकर फ्लो करना शुरू करता है। ये डेली लाइफ में आप देखते हो। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि अगर किसी लिक्विड का हमें विस्कोसिटी घटाना है तो उसको हम हीट कर देंगे तो उसकी विस्कोसिटी घट जाएगी। और यही चीज आपके गैस में इसका ठीक उल्टा होता है। जैसे आप देखते हो कि जब एटमॉस्फेयर काफी हीटअप होता है तो डेंसिटी ऑफ गैसेस बढ़ जाती है। जैसे आप इस कमरे में, इस रूम में अगर हम कोई एक आग जला दें तो क्या होगा कि जितनी गैसेस हैं हीट होकर ऊपर पहुंच जाएंगी, ऊपर जाके इकट्ठा हो जाएंगी। तो जब सब गैस के पार्टिकल्स एक जगह इकट्ठा होंगे तो उनकी कोहेसिव बॉन्डिंग बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उनका विस्कोसिटी भी बढ़ जाता है। जैसे पूरे कमरे में गैस अभी फैली हुई है, हम यहाँ पे आग जला दें नीचे अगर, तो हीट की वजह से सारे गैसेस ऊपर उठेंगे
और ऊपर एक हमें रूफ मिल जाएगा, रूफ के ऊपर ऐसे जाके असेंबल हो जाएंगे सारे के सारे पार्टिकल्स, और सब जाके उसमें कहीं ना कहीं एक तरीके से कोहेसिव बॉन्ड्स को बढ़ा देंगे आपके। ठीक, तो यहाँ पे एक पॉइंट ऐसे आप नोट कर सकते हो कि अगर हम टेम्परेचर को राइज करते हैं, मतलब टेम्परेचर अगर राइज होगा तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, लिक्विड के केस में आपका विस्कोसिटी भी क्या करेगा, विस्कोसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। ठीक, और गैस के केस में विस्कोसिटी इंक्रीज होता है। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर सकते हो। अगर एक लाइन डायग्राम से लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हो कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो लिक्विड का विस्कोसिटी घट जाता है और गैस का विस्कोसिटी बढ़ जाता है। ये 3 पॉइंट्स हैं आपके। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पे लिक्विड का विस्कोसिटी घट जाता है, गैस का विस्कोसिटी बढ़ जाता है। तो इसको भी आप नोट कर लो, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको सभी लोग नोट कर लो, ये वाला पॉइंट। तो ये आपने नोट कर लिया। अब हम चलते हैं यूनिट्स के ऊपर, यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। देखिए हमारे पास बेसिकली हमें जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं वो सॉल्व करना है एसआई सिस्टम में, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि न्यूमेरिकल जो एग्जाम में दिए रहेंगे उसमें या तो वो एमकेएस में डाटा दिया रहता है या वो सीजीएस में दिया होता है। विस्कोसिटी का डाटा मैक्सिमम में आपके सीजीएस में ही मिलता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या होती है कि सारे पॉइंट्स आपको याद होते हैं एसआई सिस्टम में, तो उसको कन्वर्ट करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। ठीक, 3 सिस्टम हमारे पास होते हैं जिसमें से हमें तीनों जाना जरूरी है विस्कोसिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम लोग एसआई सिस्टम की बात करते हैं जो सभी को पता है, अभी मैंने निकाला भी है, तो अगर स्टैंडर्ड सिस्टम की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या होगा सब में। यहाँ पे हम लोग फोर्स को किस में रखते हैं, न्यूटन में। ठीक है, डिस्टेंस को मीटर में रखा जाता है और टाइम को सेकंड में रखा जाता है। यही अगर हम लोग एमकेएस की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स को हम लोग केजीएफ में रखते हैं। डिस्टेंस का कह सकते हो कि आप लोग उसको सेंटीमीटर में रखते हैं और टाइम का आपका हो जाएगा सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस सॉरी मीटर में ही रहेगा, सॉरी। तो यहाँ पे एमकेएस में आपका हो जाएगा सिंपल, केजीएफ में फोर्स हो गया, डिस्टेंस मीटर में ही रहता है और टाइम आपका यहाँ पे केवल एस लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग SEC लिखते हैं। ठीक, फिर आता है सीजीएस सिस्टम। तो सीजीएस में क्या होता है, फोर्स जो होता है वो आ जाता है आपका उसमें डाइन में। ठीक, और डिस्टेंस आ जाता है आपका सेंटीमीटर में और टाइम आपका आ जाता है फिर से वही सेकंड में। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एसआई सिस्टम में
फोर्स होता है न्यूटन में, डिस्टेंस होता है मीटर में, टाइम होता है सेकंड में, और एस ऐसे लिखते हैं। एमकेएस में फोर्स आएगा केजीएफ में, डिस्टेंस मीटर में, टाइम सेकंड में, एस ईसी लिखेंगे। सीजीएस में फोर्स होगा डाइन में, डिस्टेंस सेंटीमीटर में, और ये सेकंड में। कन्वर्जन देख लो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा अपने लिए। जैसे अगर कहीं न्यूमेरिकल में आपके पास 1 केजीएफ दिया है तो इसको बराबर होता है 9.81 न्यूटन। 1 केजीएफ इज इक्वल टू 9.81 न्यूटन। और अगर कहीं आपका 1 डाइन दिया हुआ है तो ये हो जाता है 10⁵ न्यूटन। ठीक है, 1 डाइन दिया है तो ये हो जाता है आपका 10⁻⁻5 न्यूटन। और इसको अगर सिंपल लिखो तो क्या हो सकता है कि डाइन की वैल्यू क्या निकल के आएगी, डाइन इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकल के आएगा ये। ठीक है, तो ये आपकी बेसिक वैल्यू है। इसके बाद हम लोग कुछ यूनिट्स इसके देखेंगे विस्कोसिटी के, इसको आप नोट कर लीजिए जब तक। तो देखिए यहाँ पे हम लोग विस्कोसिटी ब्रैकेट में म्यू बराबर हमने क्या लिखा था, टाउ अपॉन डी यू अपॉन डी वाई। ठीक, तो यहाँ पे हम एक को सॉल्व कर लेते हैं, फिर बाकी का यूनिट ऐसे निकाल के हम सीधे रख देंगे। तो देखो यहाँ से म्यू निकालने के लिए, यूनिट निकालने के लिए, टाउ यानी क्या होगा, स्ट्रेस, तो ये आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो टाउ की जगह क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डी यू यानी वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। डी वाई किस में होगा, ये होगा मीटर में। तो यहाँ कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड इंटू 1/मीटर। तो ये कट पिट क्या आ जाएगा आपका, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये यूनिट ऑफ विस्कोसिटी है इन एसआई सिस्टम। यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इन एसआई सिस्टम। ठीक है, एसआई सिस्टम में यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक, अब यहां से देखो कहीं कहीं इसको पास्कल्स में भी लिख के आता है, तो पास्कल आप सभी लोग जानते हो, जो पास्कल होता है वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अगर हम लोग इसको यहाँ पे रखते हैं तो ये निकल के आ जाएगा आपका पास्कल सेकेंड। ठीक है, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी पास्कल सेकेंड। तो अगर विस्कोसिटी को आप कहीं ना कहीं या तो इसमें लिखोगे एसआई सिस्टम में, या पास्कल सेकेंड में लिख के आएगा। तो ये दो तरह से वैल्यू आपको यहाँ पे दी होगी। अगर इसको हम लोग सीजीएफ और एमकेएस में रखते हैं, ठीक है, तो आप खुद देखोगे इसमें चेंज क्या आ जाएगा। सिंपल, आप यहाँ पे देखो, अगर हम लोग एमकेएस में रखते हैं तो आपको क्या करना है, आपको फोर्स को हटा देना है। तो यहाँ पे एसआई सिस्टम में न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर है, तो ये आपका हो जाएगा केजीएफ सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। और यही चीज़ अगर हम सीजीएस में रख देंगे तो सीजीएस में फोर्स आपका हो जाता है डाइन में, तो डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 यूनिट सिस्टम में हमारे विस्कोसिटी की यूनिट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें कहीं ना कहीं आपको विस्कोसिटी की यूनिट एसआई सिस्टम में नहीं दी रहेगी, वो हमेशा किसी न किसी एमकेएस या सीजीएस में ही दिया रहेगा। तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, और ये जो सीजीएस वाली वैल्यू है इसी को हम लोग कह सकते हो कि पॉइस भी कहते हैं। जो सीजीएस में विस्कोसिटी की यूनिट आती है उसको हम लोग पॉइस भी कहते हैं। और 1 पॉइस जो आपका होता है
वो होता है न्यूटन सेकेंड पर 1/10 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। मतलब अगर आपको कहीं वैल्यू दी है तो आप इस रिलेशन से इसको चेंज कर सकते हो, 1 पॉइंट इक्वल टू 1/10 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक, अगर कहीं विस्कोसिटी आपको सेंटीपोइज में मिलती है तो 1 सेंटीपोइज इज इक्वल टू 1/100 पॉइज होगा। ठीक है, 1 सेंटीपोइज इक्वल टू 1/100 पॉइज होगा। ठीक, एक कन्वर्जन ये हो गया आपके लिए। अगर विस्कोसिटी आपको पॉइज में दी है और आपको एमकेएस में चेंज करना है, ठीक है, तो इसको आप क्या करोगे, पॉइज वाले टर्म को 98.1 से डिवाइड कर दोगे तो ये आपका एमकेएस सिस्टम में आ जाएगा। तो एक कन्वर्जन ये आपके लिए है। ये सब आप नोट कर सकते हो, अगर एग्जाम के लिए आपको कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे तो डायरेक्ट वैल्यू रख के आप कन्वर्ट कर सकते हो। ये नहीं कि वहां पे कन्वर्ट करें कैसे क्या हो रहा है, तो आप सिंपल कुछ वैल्यूज को नोट डाउन कर सकते हो कि सेंटीपोइज क्या होगा, पॉइज की वैल्यू ऐसा सिस्टम में कैसे आएगी, एमकेएस से कैसे कन्वर्ट करना है, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखो तो वाटर का नॉर्मल जो हम लिखते हैं, तो वाटर जैसे कह सकते हो कि, एक मिनट यहाँ, ये नीचे वाला रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप लिखना चाहो तो वाटर का जो विस्कोसिटी होता है, लिख सकते हो विस्कोसिटी ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज 0.01 पॉइज और 1 सेंटीपॉइज। ठीक है, ये एक एग्जांपल मैंने दिया कि अगर पानी के बारे में पूछता है तो 20 डिग्री पे वाटर का हम लोग विस्कोसिटी 0.01 पॉइज लेते हैं, और या तो हम लोग 1 सेंटीपॉइज भी लिख के चलते हैं। मान लो कोई न्यूमेरिकल है, उसमें वाटर की विस्कोसिटी नहीं दी है, तो आप डायरेक्ट ये वैल्यू वहां पे एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका एक बेसिक था विस्कोसिटी के बारे में कि विस्कोसिटी का फॉर्मूला, यूनिट्स, मेन आपका यूनिट ही है, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल में डिस्टर्ब आपको करेगा यूनिट कन्वर्जन, क्योंकि इसके जो वैल्यूज दिए रहेंगे या तो सीजीएस एमकेएस में ज्यादा दिए रहते हैं, तो ये पॉइंट आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है विस्कोसिटी, क्योंकि फॉर्मूले से तो सिंपल निकल जाता है, लेकिन प्रॉब्लम होती है यूनिट कन्वर्जन में कि किसमें वैल्यू दी है और किसमें हमें उसको रख के निकालना है। सो ये लेक्चर नंबर 7 में हम लोगों ने विस्कोसिटी के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे काइनेमेटिक विस्कोसिटी में। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।